हमने देखा कि अंग्रेजों ने किस तरह से देसी रियासतों को तोड़ा, फ्रांस को हरा के भारत में अपनी प्रभुत्व स्थापित किया और उसके बाद देसी रियासत जो भारत में एकल भारतीय बनने की क्षमता रखती थी उसको तहस नहस कर दिया, जैसे मराठे, अवध, बंगाल, मैसूर। इसके बाद सिख राज जिसमें राजा रंजीत सिंह का प्रभुत्व था उसे भी तहस नहस कर दिया अमृतसर की संधि के उल्लंघन का बहाना बना के। इसके बाद अंग्रेजों ने जब पूरे देश पे कंट्रोल कर लिया तो उनको ये डर था जिस तरह से हम बाहर से आए हैं और भारत पे कैप्चर किए, कहीं हमारे तरह ही कोई बाहरी शक्ति ना आ जाए और फिर हम पे ना आक्रमण कर दे। इस सोच के साथ ब्रिटिशर्स द्वारा भारत की सीमा से बाहर का विस्तार, तो इसका क्या हम लोग देखेंगे, ब्रिटिशर्स द्वारा भारत के सीमा से बाहर का विस्तार, अपने चारों तरफ से अपने आप को सुरक्षित करेंगे। पहले सिंध पर नियंत्रण करेंगे, सिंध पर नियंत्रण करने के बाद अफगान पर नियंत्रण करेंगे, अफगान पर नियंत्रण, उसके बाद तिब्बत पर नियंत्रण, और बर्मा पर नियंत्रण। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं तिब्बत पर नियंत्रण, सिंध पर नियंत्रण हम देखते हैं। सिंध पर नियंत्रण इन्होंने किस तरह से किया? यह अंग्रेजों के लिए सामरिक महत्व का क्षेत्र था। सिंध जो था अंग्रेजों के लिए सामरिक महत्व का क्षेत्र, था, जिस पर नियंत्रण के लिए एलन बैरो ने चार्ल्स नेपियर को नियुक्त किया था। सिंध पर नियंत्रण के लिए एलन बैरो ने एलन बैरो ने चार्ल्स नेपियर को नियुक्त किया था। अधिकारी थे अंग्रेजी नियंत्रण के लिए। नेपियर ने 40 के दशक पर सिंध पर नियंत्रण कर लिया। नेपियर ने 40 के दशक में सिंध पर नियंत्रण कर लिया, और उनका कथन था हम ही सिंध हैं। हम ही सिंध। सामरिक महत्व का मतलब होता है जहां पर हर चीज अवेलेबल हो, सैन्य दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, सारे दृष्टिकोण से उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी कार्रवाई हो तो तुरंत कुछ भी हो सकता है। इसीलिए क्षेत्र बाहरी भी आएंगे तो सिंध रास्ता है, सिंध होके आएंगे तब भारत आएंगे, तो इसलिए सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था,
इसीलिए उसे सामरिक, सामरिक मतलब सारे दृष्टिकोण आ जाते हैं। अगला हम देखते हैं अफगान पर नियंत्रण। अफगानिस्तान पर नियंत्रण किस तरह से अंग्रेजों ने? अफगान सदैव भारतीय शासकों के लिए सामरिक महत्व का प्रतीक का क्षेत्र रहा है। हमेशा से सामरिक महत्व का क्षेत्र भारतीयों के लिए आज से नहीं, अनादिकाल से, जब भारत आर्यावर्त जम्मू द्वीप पे भारत खंड था तब से। ब्रिटिशर्स ने इस क्षेत्र पर रूसी खतरे को देख के दिखाई थी। ब्रिटिशर्स ने इस क्षेत्र पर रूसी खतरे को देखकर दिखाई। रूसी खतरे को देखकर दिखाई, क्योंकि उनको डर था कहीं रूस इसी क्षेत्र से ना आ जाए। और अलग अलग गवर्नर जनरल ने अलग अलग नीतियों का पालन किया। इसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल ने अलग अलग समय पर नीतियों का पालन किया, अलग अलग नीतियों का पालन किया कि कैसे इस क्षेत्र को हम अपने में ला लें। सबसे पहले सर्वप्रथम गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने, सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने अफगान क्षेत्र पर हमला किया। अफगान क्षेत्र पर हमला किया और फर्स्ट एंग्लो अफगान वार स्टार्ट हुआ। और फर्स्ट एंग्लो अफगान वार स्टार्ट हुई, जो 1839 से 1842 तक चला। 1839 से 1842 ईस्वी तक चला, जिसमें अंग्रेज बुरी तरह परास्त हुए। इस युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह परास्त हुए। और अगले 20 वर्षों तक इस क्षेत्र में रुचि नहीं दिखाई। नेक्स्ट 20 ईयर तक इस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने रुचि नहीं दिखाई। जॉर्ज लॉरेंस जब गवर्नर जनरल बनकर आए, जॉर्ज लॉरेंस जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनकर आए भारत, तब उन्होंने अफगान क्षेत्र के लिए विशेष नीति लाई। अफगान क्षेत्र के लिए विशेष नीति लाई या अपनाई। विशेष नीति अपनाई। क्या नीति है उस पर भी हम ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। हम कुशल आक्रामकता या शानदार निष्क्रियता की नीति कहते हैं। इसे हम लोग कुशल आक्रामकता या शानदार निष्क्रियता की नीति या शानदार निष्क्रियता की नीति
निष्क्रियता की नीति कहते हैं, जिसके तहत यह तय हुआ कि अफगान के राजा के साथ यह समझौता किया जाए कि ब्रिटिशर्स उनके क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस नीति के तहत अफगान के राजा के साथ क्या तय हुआ? ब्रिटिशर्स उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कुछ देर के लिए कुत्ता का दुम भी सीधा हो सकता है, लेकिन अंग्रेज नहीं। जैसे वर्तमान समय में पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना कभी सीधा नहीं हो सकते। सब डुअल कंट्री, डुअल कलेक्टर वाले दोगले देश हैं। अफगान भी रुचि रखा, क्योंकि उसको भी रूसी खतरे से अंदाजा था। यह नीति मेयो और नॉर्थनब्रुक ने जारी रखा, और इसी नीति को नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो आएंगे, मेयो और नॉर्थनब्रुक ने भी जारी रखा। मेयो और नॉर्थनब्रुक ने भी जारी रखा, दोनों गवर्नर जनरल हैं। इनके शासनकाल तक भी जारी रहे। लीटन ने गवर्नर जनरल बनते ही जब तक मेयो और नॉर्थनब्रुक गवर्नर जनरल थे, इस नीति की पालन। लीटन जैसे ही गवर्नर जनरल बना, लीटन के गवर्नर जनरल बनते ही इस नीति को बदलकर अग्रगामी नीति, इस नीति को चेंज किया गया, इस नीति को बदल दिया गया, बदला गया। क्या बदला गया? नई नीति लाई जो अफगान क्षेत्रों पर नियंत्रण की नीति थी। अब क्या होगा? नई नीति अफगान क्षेत्रों पर नियंत्रण की नीति। इसलिए कहा जाता है ना कि सांप को जितना भी दूध पिलाओ कभी वफादार नहीं हो सकता, कभी ना कभी आपको एक दिन डंक मार ही देगा। ये बात अंग्रेजों पर लागू होती है। इस नीति ने सेकेंड एंग्लो अफगान वार को स्टार्ट किया। सेकेंड एंग्लो अफगान वार जैसे नीति बदली, लड़ाई स्टार्ट हो गई, जो 1878 से 80 तक चली। 1878 से 1880 तक चली। अंग्रेज विजय हुए, अंग्रेज विजयी और गंडमत की संधि, गंडमत की संधि हुई। इस जगह का नाम है गंडमत की संधि, और संधि के तहत क्या क्या हुआ वो भी हम देख लेते हैं। अफगान क्षेत्र पर ब्रिटिश का प्रभाव स्थापित कर दिया गया। अफगान क्षेत्र पर ब्रिटिश का प्रभाव स्थापित कर दिया गया। स्थापित कर दिया गया। 1893 से 96 के बीच, 1893 से 96 के बीच भारत अफगान सीमा खींची गई। भारत
अफगान सीमा खींची गई, सीमा खींची गई, जो क्या था, डूरेंट लाइन के नाम से जानते हैं, डूरेंट लाइन खींची गई। ये डूरेंट एक व्यक्ति का नाम है। इतिहासकारों के अनुसार एक तीसरा अफगान युद्ध भी 1921 में हुआ। इसे जूते की पृष्ठ पर लड़ा गया युद्ध कहते हैं, जिसमें अंग्रेज विजय हुआ, जो उतनी तार्किक नहीं प्रतीत होती है हमारे ज्ञान के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट हम देखते हैं तिब्बत पर नियंत्रण। अगला क्या है हमारा, तिब्बत पर नियंत्रण। किस तरह से तिब्बत पर नियंत्रण करें। तिब्बत क्षेत्र पर चीन का दबदबा ब्रिटिश काल से भी था, लेकिन उस समय चाइना द्वारा कंट्रोल नहीं था तिब्बत पर, बल्कि वहां ऑटोनॉमी शासन यानी स्वायत्त शासन तिब्बत पर चलती थी। अंग्रेज ने भी तिब्बत स्वायत्तता का सम्मान किया और उसे ब्रिटिश इंडिया चाइना के बीच बफर जोन माना। 20वीं सदी के प्रारंभ में कर्जन ने तिब्बत से ट्रेड रिलेशन बनाना चाहा। 20वीं सदी के प्रारंभ में लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत से ट्रेड रिलेशन बनाना चाहा। और 1905 में यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत भेजा और 1905 में यंग हस्बैंड तिब्बत मिशन यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत भेजा। तिब्बत के राजा ने अपमान किया। तिब्बत के राजा ने अपमान किया, जो किसको बुरी लग गई, अंग्रेजों को, यानी लॉर्ड कर्जन को बुरी लगी और इस समझौतों के मानने से इनकार कर दिया। कर्जन ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उसे जीत लिया और वहां के राजा को अपने शर्तों पर स्थापित किया। 1913 से 14 के बीच तिब्बत ब्रिटिश इंडिया के बीच 1913 से 14 के बीच ब्रिटिश इंडिया के बीच मैकमोहन लाइन खींच दी गई, मैकमोहन लाइन खींच दी गई। खींची गई। ये बाउंड्री है, आदमी का नाम है, जो आज वर्तमान समय में मैकमोहन लाइन कौन दो देशों को जोड़ता है, अलग करता है, भारत चाइना, भारत चीन को। हाँ, तिब्बत के राजा ने जब अपमान किया तो आक्रमण किया और अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज जीते और राजा को अपने शर्तों पर स्थापित किया। मतलब जो लॉर्ड कर्जन बोलेगा वही होगा। अगर वो मान लिया रहता सर तो दोस्ती रहती। ऐसे भी कर्जन बाद में मारता ही मारता।
पहले उनका था प्यार से हम करेंगे, प्यार से नहीं। सुने होंगे ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, तो ये इंतकाम तिब्बत के साथ करजन ने दिया। अगला है बर्मा पर नियंत्रण। आखिरी है हमारा बर्मा पर नियंत्रण। चौथा है बर्मा पर नियंत्रण। आराकान योमा पर्वत। आराकान योमा पर्वत ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे। आराकान योमा पर्वत भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से अलग करता है। भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से अलग करता है, उत्तर पूर्वी राज्यों से अलग करता है। इसलिए भौगोलिक और सांस्कृतिक बिलगाव के कारण यहां क्या है, भौगोलिक और सांस्कृतिक बिलगाव है। सांस्कृतिक बिलगाव के कारण सांस्कृतिक बिलगाव के कारण भारतीय शासकों ने बर्मा पर अपना अधिकार नहीं जताया। भारतीय शासकों ने बर्मा पर अपना अधिकार नहीं जताया। लेकिन बर्मा ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के तहत हमें बहुत अच्छी से पता है कि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, कॉलोनीज बनाने आए थे, अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे। साम्राज्य मतलब कॉलोनीज विस्तारवादी थे, तो उन्होंने सब जगह सिंध पर नियंत्रण किया, तिब्बत पर नियंत्रण किया और पंजाब ऐसा इत्यादि जगहों पर भी नियंत्रण किया। तो बर्मा को कैसे छोड़ दें, अफगान पर भी नियंत्रण किया। तो साम्राज्यवादी नीति के तहत बर्मा को भारत से जोड़ा गया। साम्राज्यवादी नीति के तहत बर्मा को भारत से जोड़ा गया। क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि चाइना का प्रभाव बढ़े, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे चाइना का प्रभाव बढ़े और बाद में जाके ब्रिटिशर्स के लिए खतरा साबित। इसी प्रयास में लॉर्ड एमहर्स्ट ने बर्मा क्षेत्र पर पहला अटैक किया और इसी प्रयास में लॉर्ड एमहर्स्ट ने बर्मा पर फर्स्ट अटैक किया। और युद्ध शुरुआत होगी। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार, इसका टाइम पीरियड क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। 1824 से 1826, 1824 से 26 अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स
जीते। बर्मा अंग्रेज संरक्षित राज्य बन गया। बर्मा अंग्रेज संरक्षित राज्य बन गया। बन गया। डलहौजी के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में सेकेंड एंग्लो बर्मा वार, सेकेंड एंग्लो बर्मा वार से 1852 से 53 तक चला। कारण क्या था देख लेते हैं। बर्मा के राजा का स्वतंत्र होने का प्रयास, बर्मा के राजा का स्वतंत्र होने का प्रयास, ब्रिटिशर से स्वतंत्र होने का प्रयास, परिणाम अंग्रेज विजय हुए और निचले बर्मा पर भी अंग्रेज विजय, और निचले बर्मा पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण। पहले तो अपर ही था, अब नीचे पूरा बर्मा पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया। कंट्रोल करने के बाद इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। मिला दिया गया। इसके बाद एक और एंग्लो वार है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसमें भी नजर डाल लेते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। थर्ड एंग्लो बर्मा वार, थर्ड एंग्लो बर्मा वार 1885 से 1888, 1885 से 1888 तक 3 साल चली। 3 साल चली का मतलब लगातार 3 साल नहीं, कभी ट्रीटी हुआ जैसे अभी वर्तमान समय में आप देख सकते हो कि इजराइल, ईरान और अमेरिका कहीं रुक रहा चल रहा। कारण बर्मा के राजा ने निचले बर्मा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। बर्मा के राजा ने निचले बर्मा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, और ये बात अंग्रेजों को पता चली। प्रयास किया, परिणाम आपके सामने। संपूर्ण बर्मा को भारत में मिला लिया गया। संपूर्ण बर्मा को भारत में मिला लिया गया। पहले तो अपर एंड लोअर मिलाए थे, अभी पूरी बर्मा को ही मिला लिया गया। कांग्रेस ने अपने आंदोलन में सैदो बर्मा को स्वतंत्र करने की मांग की। आजादी की लड़ाई के समय कांग्रेस ने अपने आंदोलन में सदैव बर्मा को
स्वतंत्र करने की मांग की। किससे? अंग्रेजों से। और बाद में आजाद जब भारत हुई तो उन्होंने 1935 के एक्ट से इसको स्वतंत्र राष्ट्र भी घोषित कर दिया। और 1935 के एक्ट से और 1935 के एक्ट से भारत से बर्मा अलग कर दिया गया। भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। अलग कर दिया। यह क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं कि बर्मा किस एक्ट के द्वारा भारत से अलग हुआ? 1935 के एक्ट से। बर्मा, संपूर्ण बर्मा भारत का कब हिस्सा बना और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको गवर्नर जनरल का नाम याद रखना है। जब जब लड़ाई हुई उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल, उस समय का टाइम पीरियड, ये सब यूपीएससी के मैचिंग में पूछ सकता है। अगला नेक्स्ट